सीएम उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक की गई है। मुख्यमंत्री आवास जम्मू में ये कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। देखिए बड़ी खबर, 45 मिनट तक जम्मू कश्मीर यूटी की कैबिनेट की ये बैठक चली है और कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में अभी कुछ ही समय पहले सरकार बनी है, काफी लंबे समय के बाद, और अब जबकि बैठकों का दौर पूरे देश में चल रहा है पहलगाम हमले के बाद, उसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर के अंदर भी बैठकें चल रही हैं। आज जम्मू में ये बैठक आयोजित की गई जिसमें कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, वो उस पर भी बातचीत करेंगे, वो भी बात पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि बैठक में क्या ऐसे मेन बिंदु रहे, मुख्य बिंदु रहे जिन पर चर्चा की गई। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बैठकों के मायने आज के खास तौर पर इस दौर में बहुत सारे निकाले जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की चर्चा इस वक्त देश में है वो सिर्फ और सिर्फ पहलगाम हमले के को लेकर है और पहलगाम हमले को लेकर, बदले को लेकर है कि आखिर सरकार कब क्या करेगी। केंद्र से लेकर राज्य तक नजर बनी हुई है। कल एक दिन का विशेष सत्र का आयोजन किया गया था और आज एक कैबिनेट बैठक भी आयोजित की गई है। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आज कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, करीब 45 मिनट की यह बैठक चली, क्या इसमें मुख्य विषय रहा जिस पर चर्चा की गई है? कि आज कैबिनेट की मीटिंग थी और चीफ मिनिस्टर के आवास पर यह मीटिंग हुई है। कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए, वर्चुअल मोड पे आना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया है। कुल मिला के यह है कि कल एक विशेष सत्र बुलाया गया था। विशेष सत्र में कंडेम किया गया जो पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ है, लेकिन आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है सब चीज़ें स्टैंड स्टिल हो गई है। अब मुझे लगता है कि जो कामकाज है, सरकारी कामकाज, उसको तरजीह दी जा रही है। और कैबिनेट के बीच में जो हमें सोर्सेज के से पता चला उसमें यह है कि जो दरबार मूव है पार्शली किया जाएगा, किस तरीके से किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दरबार मूव को लेकर के कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। तो आज इस सिलसिले में मीटिंग हुई है। और दूसरा जो पर्यटक स्थल है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है। कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद सरकारी कामकाज पर इसका कोई असर ना पड़े, ये चर्चा की गई है। बिल्कुल। अब विनोद जी, सबसे बड़ी नज़र इस वक्त पहलगाम हमले के बाद बैठकों पर इसलिए भी है क्योंकि रणनीति तैयार की जा रही है केंद्र में भी, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की नजरें हैं। तो क्या ये भी एक मुख्य बिंदु हो सकता है इस बैठक में जिस पर चर्चा की गई? शीतल, सवाल ये उठते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद पॉपुलर गवर्नमेंट मिली है और 6 महीने का कार्यकाल भी उनका समाप्त हो चुका है और एक पॉपुलर गवर्नमेंट से आवाम को बड़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। और इस पहलगाम हमले के बाद सारी चीज़ें एक स्टैंड स्टिल हो गई थी और कैबिनेट की बैठक में ये मंत्री चाहते हैं कि हम डिलीवर करें जो चीज़ आवाम हमसे अपेक्षा करती है, तवक्को जो जनता को हमारे से तवक्को है, उन तवक्को को कैसे पूरा किया जाए। और यही चर्चा के विषय रहे, इम्पोर्टेंट विषय यही रहे कि किस तरीके से आवाम और सरकार के बीच में जो दूरियां हैं उनको दूर किया जाए और साथ साथ जो ग्रीवेंसेस हैं जनता के, उनको कैसे दूर किया जाए। विनोद जी, एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा और दर्शक भी शायद जानना चाहेंगे, इस तरह के जब हमले होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर पहले भी हुए हैं, 1990 से लेकर आज तक हम कई बार हमले देख चुके हैं, आम लोगों ने जिंदगियां गंवाई हैं, और जो पहलगाम हमला हुआ है विनोद जी, इससे सीधा असर पर्यटकों पर पड़ा ही पड़ा है। इसके अलावा क्या लगता है किन किन कामों पर इसका सीधा असर पड़ा है? क्या सरकार के कामकाज में भी इसका आने वाले समय में असर पड़ेगा, बाकी कामों में? लेकिन थोड़ी देर के लिए पड़ा है। जैसे मैंने कहा कि इस असर को खत्म करने के लिए ही कैबिनेट की मीटिंग हुई। जो पिछले दिन जो विशेष सत्र बुलाया गया था वो भी इसी के चलते था। एक तो हमले की निंदा करना था, निंदा का प्रस्ताव पारित करना, दूसरा ये जो चीज़ें स्टैंड स्टिल हो गई हैं उसको कैसे दोबारा पटरी पे लाया जाए। और मुझे जैसे आपने कहा कि बिल्कुल डेफिनेटली जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हर एक सेक्टर को फर्क पड़ा है। जैसे टूरिज्म के साथ टैक्सी जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्ट जुड़ा हुआ है, टूरिज्म के साथ ड्राई फ्रूट का काम जुड़ा हुआ है, टूरिज्म के साथ कपड़ों का काम जुड़ा हुआ है, होटल्स का काम जुड़ा हुआ है, शिकारा का काम जुड़ा हुआ है। इन सब पर इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें दुरुस्त होंगी और चीज़ें सामान्य होंगी। अब सरकार के पास विनोद जी क्या विकल्प बचा है जिससे लोगों को ये विश्वास दिलाया जाए, खास तौर पर बाहरी राज्यों के लोगों को, कि ठीक है जम्मू कश्मीर
सुरक्षित है, आप टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी जो निवेश की बात हो रही थी पिछले कुछ सालों में कि जम्मू कश्मीर में अब निवेश होगा, प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और रोजगार को पैदा किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसका सीधा असर उस पर भी पड़ता है। शीतल, आपने कल मुझे लगता है कि सबने ही चीफ मिनिस्टर के संबोधन को सुना होगा और चीफ मिनिस्टर ने बड़े ही संवेदनशील तरीके से उन्होंने बताया कि ये सैलानी हमारे कहने पर यहाँ पर आए थे, बिल्कुल, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनको कोई गर्म हवा तक ना छुए। फिर आप देखिए उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं उनको वापस सुरक्षित नहीं पहुँचा पाया। ये एक स्टेप है सैलानियों को विश्वास में लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से और भी बहुत सारे काम किए जाएंगे ताकि जो विश्वास, जो ट्रस्ट डिफिसिट हुआ है सैलानियों और आवाम के बीच में, उसको दूर किया जाए। अभी फिलहाल दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, एकजुटता के साथ सभी लोग इस हमले के बाद खड़े हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की कोशिश भी की जा रही है। यहाँ पर सरकार, केंद्र सरकार अगर कोई बड़ा कदम उठाती है, पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया जाता है, हालांकि बहुत सारे जवाब दे दिए गए हैं डिप्लोमेटिक तरीके से, हम रोज़ लगातार देख रहे हैं, वीज़ा बंद कर दिए हैं, पानी बंद कर दिया है। अब जबकि भारत माकूल तरीके से जवाब देगा तो क्या उसके बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी सी बदलेगी, लोगों के अंदर वो जो भावना है वो बदलेगी? देखिए शीतल, जो डिप्लोमेटिक 5 बड़े फैसले लिए गए हैं उससे भी काफ़ी हालात तक, काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट पड़ा है। बिल्कुल, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। हमने कितनी जंगें देखी हैं, कारगिल भी देखा है, हमने पार्लियामेंट पे हमला भी देखा है, हमने 26/11 भी देखा है। इसके बाद भी हम इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई फैसला नहीं ले पाए। इतना बड़ा फैसला लिया है और भी जो बड़े फैसले लिए हैं उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, लौटूंगा फिर से आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त फिलहाल आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान लगातार उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन के बाद सीमावर्ती इलाकों में तनाव भी बढ़ गया है और सीमा पर तनाव के चलते बंकरों की सफाई भी शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और जो सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो लगातार बॉर्डर पर निगरानी बनाए हुए, किसी भी प्रकार का वहां पर कोई दिक्कत, जो भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय तरफ के, भारत की सीमा के तरफ सटे हुए लोग हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, उसको लेकर सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं और अब बंकरों की सफाई करना शुरू कर दिया है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, इन बंकरों को साफ किया जाएगा और साफ करने के बाद वहां की जो एक्टिविटीज है वो फिर से शुरू हो जाएंगी, गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। वहां पर सुरक्षा बल दिखेंगे और बॉर्डर पर जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होना या फिर घुसपैठ होना। चलो, विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद कुमार जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से बंकरों की साफ सफाई फिर से शुरू हो गई है, यानी फिर से वहां पर अब जो सुरक्षा बल हैं, जो सेना है वो दिखेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस दिखेगी, क्योंकि तनाव इस कदर बढ़ गया है कि जाहिर सी बात है अब इस तरह से सुरक्षा के कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये एहतियातन है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमने सतर्क होना है शीतल, बिल्कुल, और ना ही हमने किसी को पैनिक करना है, हमने लोगों को अवेयर करना है। और ये अवेयरनेस का ही तरीका है कि बाय द वे अगर पाकिस्तान, हालांकि पिछले 5 दिनों से लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है, LOC पे हो रहा है, लेकिन IB पे भी जो लोग रहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जो लोग रहते हैं, वो भी अपने बंकर की सफाई कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये पैनिक नहीं है, ये सतर्कता है, अवेयरनेस है। आपको सतर्क रहना होगा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज आया ही नहीं। पाकिस्तान का इतिहास है, जब जब भारत ने उसके साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते बनाने का प्रयत्न किया, पाकिस्तान ने बैकस्टैबिंग की है, चाहे वो लाहौर बस की बात कर ले, चाहे फिर प्रधानमंत्री बिना न्योते के चले जाते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है हमने सब देखा है। इसलिए जो गांव के लोग हैं, खास तौर पर जो इलेक्टेड हैं या फिर पंचिस सरपंचिस हैं या फिर नंबरदार जो हैं, वो सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने मोर्चे साफ कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी नापाक हरकत, इसी को देखते हुए लोग बंकर्स को साफ कर रहे हैं और उसमें सेफर प्लेसेस को तलाश रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन विनोद जी हम ये नहीं भूल सकते पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बाद अभी अभी आपने भी कहा कि सिंधु नदी को रोकना, ये समझौते को सस्पेंड करना, ये अपने आप में बड़ा फैसला है जो कभी पहले नहीं हुआ। जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इसके बाद हरकत में आएगा, तो ये कितना ज़रूरी है भारत को अपने बॉर्डर्स को, अपनी आईवीज़ को सुरक्षित रखना। इसकी दो चीज़ें हैं, बॉर्डर एरियाज़ के लोग भी सुरक्षित रहेंगे और जो घुसपैठ जैसी चीज़ें हो रही हैं वो भी वहां पर देखने को नहीं मिलेंगी, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। बिल्कुल शीतल, ये प्रयत्न तो हमेशा ही रहता है। पहले हम रहते थे यहाँ से हमारे बच्चे पाकिस्तान या पीओके में जाया करते थे बॉर्डर के माध्यम से, वहाँ पर आतंक का प्रशिक्षण लेते थे, फिर वापस लौटते थे। अब यहाँ से जाने का जो रूट है वो ऑलमोस्ट बंद हो गया। जितनी सख्ती सरहदों पर की गई है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो चाहे LOC हो, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश कम है। और उससे भी ज़्यादा ये जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है, इसका प्रयत्न जरूर है कि वो जो टेररिस्ट हैं, इन्फिल्ट्रेटर हैं, उनको स्नीक करने का प्रयत्न करे, लेकिन कोशिश पूरी जारी है। सतर्कता बॉर्डर पर पूरी है, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, तनावपूर्ण बने हुए हैं दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल ऐसे संबंध बने हुए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बॉर्डर पर एक तरफ LOC पर सेना सतर्क है और BSF IB पर सतर्क है। देखिए विनोद जी, कई बार हमने देखा है इतिहास में, कई बार वहाँ पर सुरक्षा को हटाया गया, फिर इंस्टॉल किया गया। ये एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है। हमने भी संदेश देने की कोशिश की कि ठीक है, अब हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब पूरा जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा हमला होना, क्या अब आने वाले समय तक बॉर्डर फिर से इसी तरह से सील रहेंगे और जो एक्टिविटीज़ है हमारी सेना की वो बढ़ती रहेंगी आने वाले समय में? देखिए शीतल, इन्फिल्ट्रेशन तो होती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क भी, जो ग्रिड है उनका, बड़ा मजबूत है। तो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं और बढ़ाए जाने चाहिए। और दूसरी ओर जो हमला हुआ है इसकी जांच NIA कर रही है। जांच के क्या पहलू निकल के आते हैं, इन्होंने कब स्नीक किया था, ये कहाँ किस रूट से आए हैं, ये सारी चीज़ें बाद में सामने आएंगी, लेकिन ये पक्का है कि ये इन्फिल्ट्रेट करके ही आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और तमाम जानकारी आपने साझा की। और देखिए किस तरह से बॉर्डर पर बंकर्स की साफ सफाई शुरू हो गई है सुरक्षा के मद्देनजर। हालांकि ये तनाव ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है और बार बार हम आपको यही कह रहे हैं कि वहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है, अलर्ट जो है वो वहाँ पर सुरक्षा बल हो रहे हैं ताकि बॉर्डर के इलाके के लोग भी सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पर्यटन स्थलों को लेकर भद्रवा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रशासन ने पर्यटन स्थलों को खोला और पर्यटकों के लिए वहां पर खोल दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद प्रशासन ने ये बंद किए थे। पर्यटन स्थल जाई, गुलडंडा और पदरी का जो टूरिस्ट स्पॉट था उसे बंद किया गया था, लेकिन अब वहां पर पर्यटक जा सकेंगे, उनके लिए खोल दिया है। 22 अप्रैल का वो दिन जब पहलगाम में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिससे पूरे देश में आक्रोश, गुस्सा फैल गया था और उसके बाद कुछ दिनों के लिए इस जो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, खासतौर पर डोडा भद्रवा में, उनको बंद किया गया था, क्योंकि भद्रवा में कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और उसके मद्देनजर ताकि कोई वहां पर दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल खोल दिया गया है। विकास मनास संवाददाता हमारे साथ डोडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, फिलहाल पर्यटकों के लिए तो रास्ते खोल दिए हैं, अब पर्यटक वहां पर जा सकते हैं, जो ऊपरी जगहें हैं जिसमें जाई है, बहुत सारी चीज वहां पर जगहें और भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल अब इन जगहों पर रहेंगे, तैनात रहेंगे टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए? जी शीतल, जिस तरह से पहलगाम आतंकवादी हमला होने के बाद भद्रवा के अंदर भी इस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला था, जहां पर 4 प्लेसेस जो अपर रीचेस एरिया में आती हैं, उन तमाम जगहों को बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी फिलहाल 2 से 3 जगहें जो है अभी बंद है, चाहे फिर जाई वैली हो, पदरी वाली जगह हो। लेकिन फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने इस तरह का फैसला लिया है कि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक जो गुलडंडा यानी टूरिस्ट प्लेस है, जहां हजारों टूरिस्ट का रश रहता है, वो जगह खोल दी गई है और आर्मी ने खुद इन लोगों का वहां पर स्वागत किया है। यानी वहां पर जितने भी बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, उन्हें रोज देकर उनका स्वागत किया है और साथ में उनको बताया कि हम लोग यहीं पर हैं, आप आइए,
घूमिए, आनंद लीजिए, बर्फ का भी आनंद लीजिए। और साथ में इस जिस तरह से वहां के भद्रवाह के कई लोग कह रहे थे कि इस टूरिस्ट प्लेस को बंद करने के बाद हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे कमरे तक खाली हो चुके हैं, यानी 80 से 90% जो बुकिंग थी वो भी कैंसिल हो चुकी थी। तो अब कहीं ना कहीं दोबारा से ये रश भद्रवाह की ओर देखने को मिलेगा, क्योंकि सिटी वाला एरिया जो जहां पर गाठा पार्क थी या फिर आसपास की सिटी में जहां पर भी कोई टूरिस्ट प्लेस, लेकिन जहां पर लोग जाना चाहते थे वहां के लिए बंद रखा था। लेकिन गुलडंडा का एक फैसला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने फिर से लिया है। बिल्कुल, गुलडंडा को लेकर फैसला लिया है, लेकिन बड़ी बात की अब चुनौती रहेगी सुरक्षा बलों की। सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करना है, हर जो व्यक्ति वहां तक पहुंचे, क्योंकि ऊपरी इलाके हैं। विकास, आपने कहा कि जाई अभी बंद है, या और जो पदरी के इलाके हैं, क्या अभी वो बंद हैं क्योंकि वो बहुत मेन और बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं, मुख्य इलाके हैं? देखिए शीतल, अभी जो ये जगहें हैं, चाहे फिर चाय बेली है या फिर पदरी का वो हिस्सा है, वहां पर नेटवर्क भी नहीं है। और सिक्योरिटी के हिसाब से शायद हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला सही भी हो, क्योंकि कुछ दिन तक देखेगी सिक्योरिटी रीजन से, और उसके बाद हो सकता है ये जगहें भी खोल दी जाए। लेकिन फिलहाल गुलडंडा बिल्कुल भद्रवाह के बिल्कुल सामने है, पहाड़ी के साथ में लगता हुआ एरिया है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के आसपास है। और बिल्कुल रोड जो है कनेक्टिविटी है वहां से, क्योंकि यही हाई लिंक रोड बनी बुरसोली के लिए जाता है, और बर्फ देखना चाहते हैं जो बाहर के टूरिस्ट हैं। तो शायद इसीलिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसे खोलने का प्रयास किया है। और जितने भी सुबह बिल्कुल यहाँ से चेकिंग होकर प्रॉपर नंबरिंग वगैरह लगाकर यहाँ से सिक्योरिटी एजेंसी भेजती है, उसके बाद 5 बजे से पहले ही इन्हें वापस रवाना भद्रवाह की तरफ भेज देती है। बिल्कुल विकास, भद्रवाह वही जगह है जिसे मिनी कश्मीर से जाना जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ पर, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ पर जिनका दीदार लोग करने पहुँचते हैं। लेकिन इस हमले के बाद क्या इन दिनों में कुछ गिरावट देखने को मिली पर्यटकों में? जाहिर सी बातें देखने को मिली होगी, लेकिन अब जबकि टूरिस्ट स्पॉट्स खोल दिए हैं, क्या आपको लगता है कि ये ग्राफ इसी तरह से अब आगे बढ़ेगा? देखिए, जब हमने वहाँ के होटल जिन लोगों का होटल है या फिर जो वहाँ के निवासी हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 दिन से इतना इम्पैक्ट पड़ चुका है कि कोई भी हमारी तरफ इस ओर आ नहीं रहा है, जो आ भी रहा है वो भी डरा हुआ है ये तमाम चीजें कि इस तरह से टूरिस्ट प्लेसें बंद हैं। और साथ में हमारी जो बुकिंग यानी होटल वालों की जो बुकिंग होती है वो कैंसिल है, क्योंकि देखिए जो भी टूरिस्ट या कोई भी कैब वाला वहां उस तरफ भद्रवाह की तरफ आना चाहता है, वो सबसे पहले वहां के होटल वालों से पूछता है कि क्या कोई टूरिस्ट प्लेस ओपन है। उसके बाद ही वो यानी वैष्णो माता के दर्शन कराने के बाद वहां भद्रवाह की तरफ रवाना होता है, या फिर कश्मीर जिस तरह से बंद है तो वहां से लेकर भद्रवाह की तरफ भेजता है। तो ऐसे में लोगों का कहना था कि अगर दोबारा से खुल जाए तो कहीं ना कहीं ये दोबारा से खोला गया है, और आने वाले समय में भद्रवाह की चायवेली या पदरी को भी खोल दिया जाएगा। और सिक्योरिटी एजेंसी चप्पे चप्पे पे निगरानी बनाई रखी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। जो भद्रवाह जाना चाहते हैं वो अब जा सकते हैं, कुछ जगहें वहां पर खोल दी गई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बल भी अब इन जगहों पर मौजूद रहेंगे उन सभी लोगों के लिए जो वहां पर घूमने के लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हीरानगर सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में जल जीवन मिशन के तहत आधा दर्जन ट्यूबवेल स्थापित किए जाने के बावजूद ग्रामीण पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जबकि सीमा पर इन दिनों तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर सीमा पर फायरिंग शुरू होती है तो ग्रामीणों को पानी को लेकर परेशानी बन सकती है। तो देखिए, फिलहाल हीरानगर सेक्टर की ये पूरी खबर आपके सामने है, जहां पर पानी को लेकर किल्लत जो है वो अभी है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ सकती है। यही जानने की कोशिश करेंगे। रंजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं, कठुआ से हैं। रंजीव, क्या जानकारी है? क्योंकि पानी की किल्लत हो रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, और जो तनाव बढ़ गया भारत पाकिस्तान के बीच में, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो उस समय और भी ज्यादा दिक्कत होनी है। बिल्कुल शीतल, हम जब बॉर्डर के इलाके में आज सुबह गए थे तो लोगों का हाल जानने के लिए गए थे। वहां पर देखने गए थे कि जो तनाव की स्थिति बनी है बॉर्डर पर पहलगाम हमले के बाद, उसका जायजा लेने के लिए गए और सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो सब जब देखने के लिए गए तो वहां पर लोगों ने सबसे पहले हमें बताया कि जो इलाका बॉर्डर का है वह लोग जहां से कहीं भी जाने वाले नहीं है। अभी थोड़ी
देर तक। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या उनको जो आ रही है वो आ रही है पीने के पानी की, क्योंकि 22 किलोमीटर की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कठुआ जिले की हीरानगर सेक्टर की जो पाकिस्तान के साथ लगती है, उसके साथ लगने वाले 1.5 दर्जन से अधिक जो गांव के लोग हैं जीरो लाइन पर, वो इन ट्यूबवेलों के पानी पर निर्भर हैं, लेकिन पानी उनको नहीं मिल रहा, जिसके कारण उनको बाहर गांव के भीतर, जहाँ गांव के बाहर जो डीप बोरवेल हैं, जहाँ फिर कुएं हैं, कुओं से गंदा पानी पीना पड़ रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इन ट्यूबवेलों से लोगों को तक सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। विभागीय अधिकारियों से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि सप्लाई चल रही है, लेकिन ग्राउंड पर देखा तो ये जो तस्वीरें जिस ट्यूबवेल की हम दिखा रहे हैं, जो गुजर चक्का, यहाँ पर ताला लटका हुआ है और अंदर का सामान जो हमने जो छाट लिए उसके जो विंडो है, विंडो से लेकर दिखाया कि कहाँ कैसे मशीनरी पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर कोई कर्मचारी विभाग का मौजूद नहीं था। इसमें बॉर्डर के इलाके में अगर टेंशन होती है, एक तरफ सरकार ने लोगों के लिए बंकर बनाए हैं, क्योंकि इस बात की भी है, विडंबना इस बात की भी है कि जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं उनको दो तरफा कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। एक तरफा पाकिस्तान का ख्याल रखना है कहीं गोलियां ना बरस जाएं, और दूसरी तरफ उनको वो बुनियादी सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सरकार को इस तरफ सोचना होगा। बिल्कुल, प्रशासन को इस ऐसे मुश्किल दौर में जब ऐसा टेंस माहौल बना हुआ है बॉर्डर पर, तो ऐसे में उनको राहत देने के लिए फौरी कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वहां पर हमने देखा तो लोगों को पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अगर कल को फायरिंग शुरू होती है तो अगर उनके घर में नल होगा तो वो वहां से पानी ले सकते हैं। बंकर उनके घरों में बने हुए हैं, बंकरों में रहकर अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर पानी नहीं होगा, पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो काफी उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। तो इसको लेकर प्रशासन को सोचना चाहिए कि इन लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनके घरों तक पहुंचानी होगी। क्योंकि इस इलाके की बात करूं तो काफी पहले जब सीज फायर का उल्लंघन होता था तो काफी डिस्टर्ब रहता था हीरानगर सेक्टर। लगातार लोग पलायन भी कई बार कर चुके हैं। और 1998 की बात करूं तो लोगों ने जहां पे इतना बड़े पैमाने पर पलायन किया था और पीछे उनको सरकारी जगहों पे उनको शरण लेनी पड़ी। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बॉर्डर के इलाके के लोग जो हैं वो अभी भी जूझ रहे हैं, उन्हें वो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना वहां पर पानी पहुंच रहा है और ना वहां पर बाकी अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंच पा रही हैं, जिससे वो दिक्कत में है। इधर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। अगर वे समय सीमा तक नहीं जाते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में भी ऐसी कुछ महिलाएं शामिल हैं जो पाकिस्तान की हैं और उनकी शादियां यहां पर हुई हैं। इस महिलाओं को सरकार वापस जाने के आदेश जारी किए हैं। इसलिए महिलाओं में से एक मीनल खान, जिसकी शादी जम्मू के ब्लॉक मथवार के रहने वाले मुनीर अहमद से हुई है। मीनल खान आज पुलिस स्टेशन घरोटा पहुंची। इस दौरान पीएम मोदी से भारत में रहने की इजाजत देने की मांग की है। मेरी यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से कि हमारे वीजे जो हैं हमारा वीजा, मेरा वीजा भी और जिन लड़कियों के वीजे LTV में अंडर प्रोसेस में है, हमें यहाँ रहने की परमिशन दी जाए। हमें हमारे हस्बैंड से ना दूर किया जाए। जो ये हादसा हुआ है हमें उसका बहुत अफसोस है, दिली अफसोस है। जाहिर है किसी बेगुनाह की जान जाना बहुत बड़ा दुख का मतलब बाइस बनता है। उनके घर वालों पे क्या गुजरिया हम भी जान रहे हैं, लेकिन इन सब में हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारी फैमिलीज का, या जो बॉर्डर पे भी आप भी देख रहे हैं, जो माएँ हैं कैसे तड़प रही हैं, बच्चे कैसे तड़प रहे हैं, छोटे छोटे हैं। अब हमारे माँ बाप ने हमारी शादी की है यहाँ पर। अब मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया कि मुझे यहाँ से उन्होंने अनलीगल बोलकर भेज दिया हुआ है। अनलीगल तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैंने जो इन्होंने मुझे रूल्स बताए थे मैंने उन पे फॉलो किया है और मैं उन पे फॉलो करके यहाँ पे रह रही हूँ। उन्होंने हमें ऑर्डर दे दिया है। पहले उन्होंने हमें एग्जिट वीजे का ऑर्डर दिया था, फिर हमने उनसे कॉल की थी कि आपने हमें बोला था, पहले उन्होंने हमें बोला था कि आप LTV में आप नहीं जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने मतलब तहसीलदार ने हमें नोटिस भेजा था कि आप अनलीगल रह रहे हैं, आप जाएं। लेकिन फिर हमने FRO से बात की है, उन्होंने कहा हमने आपको बोला हुआ है कि आप LTV में हैं, आपको किसी किस्म की परेशानी की कोई बात नहीं है, आप रहें।
लेकिन फिर तहसीलदार मतलब उन्होंने हमें बोला है कि आपको वार्न किया जाता है कि आपको लेडीज पुलिस आएगी या अरेस्ट कर लेगी या आपको बॉर्डर की क्रॉस करके ले जाएगी। और मैंने उनको तब भी कहा था कि आप मुझे अरेस्ट कर लें, चाहे मुझे मार दें, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इंसान की। चलो, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।